आज हम गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। और गुप्त साम्राज्य इसके पहले हम विदेशी आक्रमण पढ़े थे, जो भारत पर विदेशी आक्रमण हुए थे, किनके हुए थे उनका हम विदेशी आक्रमण, कल हमने विदेशी आक्रमण पढ़ा था। आज हम गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। गुप्त वंश का संस्थापक जो था वो श्रीगुप्त था। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त था। और पाटलिपुत्र गुप्त साम्राज्य की राजधानी थी। पाटलिपुत्र क्या थी? गुप्त साम्राज्य की राजधानी थी। और इस वंश का प्रथम जो शासक था, इस वंश का जो प्रथम शासक, महान शासक हुआ था, वो चंद्रगुप्त प्रथम था। लगभग कौन सी ईस्वी में? यानी कि लगभग 319 से 335 ईस्वी में। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि गुप्त साम्राज्य जो कब स्टार्ट हुआ? 319 ईस्वी से लेके 335 ईस्वी। और इसकी स्थापना किसने की थी? श्रीगुप्त ने की थी। और जो इसकी राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र थे। और इसका जो महान शासक, प्रथम महान शासक जो था वो चंद्रगुप्त प्रथम था। इसने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की, लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 में गुप्त संवत प्रारंभ किया था। देखिए, विक्रम संवत हमने पढ़ लिया, विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व, और शक संवत 78 हमने दोनों इसी में पढ़ा है। शक संवत जो है, विक्रम संवत जो है 57 ईसा पूर्व, ठीक है। और उसके बाद शक संवत पढ़ा था जो कनिष्क ने चलाया था 78 ईस्वी में, ठीक है। अब क्या है? गुप्त क्या था? गुप्त संवत। गुप्त संवत जो है वो 319 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम ने प्रारंभ किया। चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 में गुप्त वो शुरू किया था। कब? 319 में गुप्त संवत प्रारंभ किया था। इसके पश्चात समुद्रगुप्त, सबसे पहले चंद्रगुप्त प्रथम, उसके बाद कौन? समुद्रगुप्त का इसका शासक बना, जिसे भारत का नेपोलियन भी कहा गया। इसके पश्चात समुद्रगुप्त शासक बना और भारत का नेपोलियन भी कहा गया। इसने आर्यावर्त के 19 शासकों तथा दक्षिणापथ के 12 शासकों पर राजित किया था। समुद्रगुप्त को कविराज की उपाधि प्रदान की गई। समुद्रगुप्त के संधि विग्राहक यानी विदेश मंत्री तथा राजकवि हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। समुद्रगुप्त के विदेश मंत्री थे और राजकवि भी थे, हरिसेन थे। उन्होंने क्या किया था? प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ। पहले तो चंद्रगुप्त प्रथम हुआ, फिर समुद्रगुप्त हुआ। समुद्रगुप्त का जो उत्तराधिकारी बना चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ। कब? 375 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। चंद्रगुप्त प्रथम जो था 319 ईस्वी में गद्दी पे बैठे था। और समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय जो था 375 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में फाहियान नामक चीनी यात्री भारत आया। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में और भारत आया था। शकों को पराजित करके इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, चांदी के सिक्के चलाए थे। अच्छा, जो चंद्रगुप्त था, चंद्रगुप्त प्रथम था, वो अपने को क्या कहा था? महाधिराज की उपाधि धारण की थी और लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। तो वहीं पे चंद्रगुप्त द्वितीय जो था उसने अपने को विक्रमादित्य की उपाधि धारण की है, विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। और उसके बाद चांदी के सिक्के चलाए, चांदी के सिक्के चलाए। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त हुआ। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन हुआ? कुमारगुप्त हुआ। कुमारगुप्त प्रथम हुआ। कुमारगुप्त प्रथम हुआ। और कब से ये कौन से सन में इसका किस ईस्वी से ईस्वी तक था? 1415 ईस्वी से 455 ईस्वी के बीच में इसका शासनकाल रहा। कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराई। अच्छा, कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराई। कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी जो था स्कंदगुप्त था। अब इसका उत्तराधिकारी कौन था? स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त का समय जो था 455 से 467 के आसपास था। 455 ईस्वी से 467 के आसपास था। सबसे पहले जो था श्रीगुप्त ने स्थापना किया, चंद्रगुप्त प्रथम आया और वो महान शासक था। उसने अपने को महाधिराज की उपाधि धारण की और कुमार वंश की नहीं, लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया।
और उसके बाद उसने गुप्त संवत भी चलाया। फिर उसके बाद जो है समुद्रगुप्त वो आया, समुद्रगुप्त आया। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया। उसने 9 शासकों, दक्षिणापथ के 12 शासकों को पराजित किया, अपने को कविराज की उपाधि धारण की। और फिर समुद्रगुप्त के जो विदेश मंत्री हरिसेठ थे, राजकवि भी थे, उन्होंने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की। फिर समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ 375 में। ठीक है, 375 ईस्वी गद्दी पर बैठा। और चंद्रगुप्त द्वितीय ने उसकी उपाधि, विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और चांदी के सिक्के चलाए। और इसी के शासनकाल में, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में ही चीनी यात्री फाहियान आया था। अब इसका उत्तराधिकारी जो हुआ वो हुआ कुमारगुप्त। कुमारगुप्त का समय पीरियड जो समय था वो 415 ईस्वी से 455 ईस्वी के बीच में था। अब इसने, कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। अब इसका उत्तराधिकारी, कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी जो बना वो था स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त का जो समय था वो 455 से 467 ईस्वी तक हुआ था। स्कंदगुप्त के समय हुड़ों का आक्रमण हुआ था। हुड़ों ने भारत पर आक्रमण किया था स्कंदगुप्त के समय पे। इसने गिरनार स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार कराया था। मतलब कि गिरनार में सुदर्शन झील है, उसकी मरम्मत कराया था इन्होंने। किसने? स्कंदगुप्त ने। और स्कंदगुप्त के समय पे ही हुड़ों का आक्रमण हुआ था। ये 2 पॉइंट इनकी है। फिर विष्णुगुप्त जो था अंतिम शासक था। विष्णुगुप्त क्या था? गुप्त साम्राज्य का अंतिम शासक था। गुप्त साम्राज्य अनेक प्रांतों में विभाजित था। प्रांत को देश, अवनी अथवा भुक्ति कहा जाता था। जो प्रांत था, जैसे हमारा ये पूरा देश है, देश में जितने भी प्रांत हैं उनको, प्रांतों को देश, अवनी अथवा भुक्ति कहा जाता था। भुक्ति के शासक को ऊपरी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ऊपरी कहा जाता था। भुक्ति के शासक को ऊपरी कहा जाता था। सुदर्शन झील के निर्माण और जीर्णोद्धार से संबंधित विवरण। जो सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार और विवरण किसने किया था? अच्छा, चंद्रगुप्त मौर्य ने। इनके अधिकारी थे पुष्यगुप्त, और अशोक के अधिकारी थे तुसाप्य। ठीक है, और शासक जो थे, दूसरे शासक रुद्रदामन थे। इनके अधिकारी जो थे सुविशाख। और स्कंदगुप्त के अधिकारी जो थे चक्रपालित। कौन कौन इन लोगों ने सुदर्शन झील के निर्माण कराए थे और उसका जीर्णोद्धार कराए थे, मरम्मत कराए थे। उसके बाद एक चीज़ है कि सीमांत प्रदेशों के शासक गोप्ता कहलाते थे। अच्छा, जो प्रांत थे इस गुप्त साम्राज्य में, जो प्रांत थे, प्रांतों को क्या कहा? देश या अवनी या भुक्ति कहा जाता था। और जो उसके शासक थे उनको क्या कहा जाता था? ऊपरी कहा जाता था। हैं, तो जो सीमांत प्रांत के शासक थे, मतलब कि जो लगे हुए शासक होते थे प्रदेशों के, वो गोफ्ता कहलाते थे। भुक्ति विषय में बटे हुए थे, जिनके प्रमुख क्या? विषयपति थे। यानी कि जो प्रांत थे उनको भुक्ति कहा, तो वो अलग अलग विषयों में बटे हुए थे। उनके प्रमुख को क्या कहा जाता था? विषयपति कहते थे। दंडपाशिक पुलिस विभाग का प्रमुख होता था। दंडपाशिक जो था वो पुलिस विभाग का प्रमुख हुआ करता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई जो थी वो ग्राम होती थी। प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई होती थी वो ग्राम होती थी। ग्राम समूहों को पेट कहा जाता था। गुप्त काल में सामान्यतः भू राजस्व की दर 1/6 थी। गुप्त काल में भू राजस्व की दर क्या थी? 1/6 थी। सिंचाई हेतु अरहट या रहट घंटी यंत्र का प्रयोग होता था। मतलब कि गुप्त साम्राज्य में ही रहट हुआ करती थी। और गुप्त राजाओं में सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के चलाए जिन्हें दिनार कहा जाता था। अच्छा, गुप्त साम्राज्य में सर्वाधिक विशुद्ध सिक्के जो थे वो कौन चलाए थे? वो कनिष्क के समय पे चला था। और उसके बाद सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के चलाने का जो पूछेगा तो कौन चलाए? दिनार, गुप्त राजाओं ने चलाए थे। और उनको क्या कहा जाता था? दिनार कहा जाता था। कायस्थ वर्ग का सर्वप्रथम उल्लेख याज्ञवल्क स्मृति में मिलता है। कायस्थ वर्ग का सर्वप्रथम उल्लेख जो है याज्ञवल्क स्मृति में मिलता है। ओसनम स्मृति में कायस्थों का उल्लेख सर्वप्रथम जाति के रूप में हुआ था।
ओसनम स्मृति में कायस्थों का उल्लेख सर्वप्रथम जाति के रूप में हुआ था। गुप्त शासक वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। गुप्त शासक क्या थे? वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। इनका राज चिन्ह भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ था। इनका राज चिन्ह क्या था? भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ था। देवगढ़ के दशावतार मंदिर का निर्माण गुप्त काल में हुआ है। देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है उसका निर्माण जो है वो कब हुआ है? गुप्त काल में हुआ है। और मंदिर निर्माण की कला प्रारंभ गुप्त काल में हुआ था। मंदिर निर्माण की जो कला है वो गुप्त काल से ही प्रारंभ हुई थी। गुप्त काल में याज्ञवल्क्य, नारद और कात्यायन बृहस्पति स्मृतियों की रचना हुई थी। गुप्त काल में याज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन और बृहस्पति स्मृतियों की रचना हुई थी। अजंता में गुफा नंबर 16, 17, 19 गुप्तकालीन है। अजंता की गुफाएं जो हैं उसमें गुफा नंबर 16, 17 और 19 जो है गुप्तकालीन है। इसमें महात्मा बुद्ध के विभिन्न दृश्यों, जन्म, महाभिनिष्क्रमण, महापरिनिर्वाण आदि का चित्रण किया गया है। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म के महान शाखा से संबंधित है। ये पूछता रहता है कि अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म के महायान शाखा से। और जो कौन कौन सी गुफा गुप्तकालीन है? 16, 17 और 19। इसमें भगवान बुद्ध के विभिन्न दृश्यों का, उनके जीवन से संबंधित दृश्यों का चित्रण किया गया, जैसे उनके जन्म से, उनके महाभिनिष्क्रमण से, महापरिनिर्वाण से रिलेटेड। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में महान महाकवि कालिदास और प्रसिद्ध आयुर्वेद चिकित्सक धन्वंतरी का निवास होता था। चंद्रगुप्त द्वितीय का जो समय था यानी कि 375। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय जो था वो इसका चंद्रगुप्त द्वितीय का समय 375 है ना। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी बना था। इसी के समय पे कालिदास और जो एक चिकित्सक थे धन्वंतरी का निवास लोग करते रहते थे 375 ईस्वी। मतलब कभी कभी इनका जन्म पूछ देता है कि कौन से मतलब कब से ये थे, तो हमें ये चीज़ें से अंदाज़ा लग जाएगा। 375 के आसपास चंद्रगुप्त द्वितीय अपनी राजगद्दी पर बैठा था, उसी समय के कवि लोग थे। आर्यभट्ट महान गणितज्ञ थे। इन्होंने आर्यभट्टीय और सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखा था। आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखा था। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहते हैं। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का क्या कहते हैं? स्वर्ण काल कहते हैं। नोट, आर्यभट्ट ने सबसे पहले बताया कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। ये तो यही है। आर्यभट्ट ने सर्वप्रथम बताया कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। गुप्तकालीन मंदिर, जैसे विष्णु मंदिर कहाँ पर है? तिगवा कहाँ पर है? जबलपुर मध्य प्रदेश। ये गुप्तकालीन मंदिर है। शिव मंदिर भुमरा, नागौद मध्य प्रदेश। अच्छा, भुमरा स्थान है, नागौद जिला मध्य प्रदेश में। पार्वती मंदिर जो है नचना कुठार, कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। दशावतार मंदिर देवगढ़ ललितपुर उत्तर प्रदेश। देवगढ़ ललितपुर उत्तर प्रदेश में। शिव मंदिर खो, नागौद मध्य प्रदेश में। 2 है नागौद, एक के भुमरा में है शिव मंदिर, दूसरा शिव मंदिर खो नागौद के मध्य प्रदेश में। विष्णु मंदिर तिगवा जबलपुर मध्य प्रदेश में। पार्वती जो है नचना कुठार मध्य प्रदेश में। दशावतार मंदिर देवगढ़ ललितपुर उत्तर प्रदेश में। भीतरगांव का मंदिर भीतरगांव कानपुर उत्तर प्रदेश में। लक्ष्मण मंदिर सिरपुर रायपुर छत्तीसगढ़। ईंटों के द्वारा निर्मित मंदिर है। ईंटों के द्वारा निर्मित मंदिर है। अब हम नेक्स्ट जो है वाकाटक राजवंश के बारे में नेक्स्ट टाइम